बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं। बड़ा शानदार एक मुकाबला कल देखा गया है जी। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का। बड़ी पुरानी राइवरी भी हम इनकी देखते हैं। और हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने जैसे ही अपनी होम ग्राउंड में आए, विक्ट्री उन्होंने हासिल कर ली और उनका जो अनबीटेबल रिकॉर्ड चल रहा है वो भी हमें देखने को मिला। एक दफ़ा फिर उन्होंने 33 रन से विक्ट्री हासिल की। और आज एक और मैच खेला जाएगा ये मुल्तान स्टेडियम में ही, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। दोनों की बात करें तो वो टॉप पे है, ये बॉटम पे है। बट लास्ट टाइम के जो दोनों फाइनलिस्ट भी थे, तो देखते हैं कि इनमें से कौन बेहतर परफॉर्म करता है। इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर के हवाले से भी आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उस पर उसके अलावा कि लाहौर के अंदर जो मैचेस अब कल से होने जा रहे हैं, क्राउड के हवाले से जो बात कर रहे थे हम कराची में, तो वी आर डैम श्योर कि लाहौर में अच्छा खासा क्वांटिटी में नंबर में लोग मैच देखने आएंगे। इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम यार। आज थोड़ा डाउन लग रहे हैं। आज जरा थोड़ी सी कमर में पेन निकली हुई है। अच्छा, जी। लगता है कोई एक्स्ट्रा हार्डकोर किस्म की एक्सरसाइज की। नहीं, असल में यहाँ से जब जाता हूँ अपनी ट्रेनिंग करता हूँ और प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ तो वो थोड़ा सा एक मसल खिंच गया है, वो पुल हो गया है। तो वो इंशाल्लाह एक दो दिन नहीं, में ये ठीक तो हो खैर पार्ट एंड पार्सल चलते ही रहता है। इंशाल्लाह आप जल्दी से रिकवर करें और इंशाल्लाह। दोबारा अपनी प्रैक्टिस करें। उमर भाई, कल का मैच पे पहले बात करते हैं। टोटल बहुत बड़ा हो गया था और हमने कल भी ये डिस्कशन की थी प्री मैच के अंदर कि दो चीज़ें हमें मुल्तान की ग्राउंड में देखना चाहिए या मुल्तान सुल्तान को करनी चाहिए। एक तो बैटिंग में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे थे टॉप से, और एक बॉलिंग में भी मिडल ओवर में स्ट्रगल कर रहे थे। बैटिंग में हमने देखा कि यासर खान लास्ट टाइम का इनका हाईएस्ट रन गेटर भी था, वन ऑफ बेस्ट प्लेयर भी था। वो दोबारा आया तो पूरी शेप चेंज होगी और खूबसूरत 87 रन की इनिंग्स खेली। पहले आप उसकी इनिंग्स के बारे से क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग खेली है। और ऊपर से जो हम मिस कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की पहले 3 मैचों में, कि ऊपर से स्टार्ट अच्छा नहीं मिल रहा था। अगर रिजवान खेल रहा था तो रिजवान को कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था। तो उसने बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है। अगर रिजवान आउट भी हुआ तो उसने रिदम नहीं टूटने दिया और उसने जो नया आने वाला बैट्समैन था उस पर प्रेशर नहीं क्रिएट किया। और उसने ये नहीं कहा कि यार मैं सिंगल करके उधर चला जाऊं। उसने अपने आप पे ही जिम्मेदारी ली, इसलिए कि वो टोटल भी उसने अच्छा लेके गया और अपना भी उसने स्कोर अच्छा किया। आप ये देखें कि जब उनके 10 ओवर थे तो स्कोर कहाँ पे था, जो कि कराची में टोटल इतना हो रहा था। ऐसे ही है। जब तक आप अपना रिदम नहीं टूटने देंगे, अगर आप एक ही फ्लो में चलते जाएंगे ना, अगर आपके हाथ में विकेटें हैं तो आपका टोटल इसी तरह बड़ा होता जाएगा। और आप ये देखें कि टोटल बड़ा हुआ है तो क्राउड ने भी कितना ज़्यादा एंजॉय किया है और कमेंटेटर बैठे हुए थे उन्होंने भी कितना ज़्यादा एंजॉय किया, उनको भी कमेंट्री करने का बड़ा मज़ा आया है। और उन्होंने जो शॉटें गई हैं तो कमेंटेटर ने उनकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ की। और समझ लें कि वो क्रिकेट में उस तरह की शॉटें देखने को मिल रही हैं कि भाई बैटिंग ट्रैक है। तो अगर इस तरह के बैटिंग ट्रैक होंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल बड़ा होगा, क्राउड भी इंजॉय करेगा, जो लोग टीवी पे बैठते हैं वो भी देख के आप एंजॉय बार करेंगे। बार हर मैच में आप बात करें कि विकेट्स का स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे, और यही सब देखना चाह रहे हैं। अच्छा, जहां हम उसकी बात कर रहे हैं, रिजवान भी अच्छा खेले, बाकियों ने भी थोड़ा बहुत चिपन किया, बट इफ्तिखार ने बड़ा अच्छा क्लोज किया। जो मिडल ओवर की बात करते हैं और फिर क्लोज करने की डेथ ओवर की बात करते हैं, आपसे इसलिए ये बड़ा ज़रूरी जानना कि आप इस रोल को बड़ा अच्छा निभाते रहे हैं, कोयटा की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। तो इफ्तिखार को कैसे देखते हैं? कंसिस्टेंट नहीं है, बट वन ऑफ हमें उनकी ऐसी परफॉर्मेंस ज़रूर नज़र आ जाती है कि वो 14 पे 40, 15 पे 40 प्लस करना। देखें, पहली बात तो ये, जैसे कि आपको पता है कि इफ्तिखार की आप ये कह सकते हैं, मैं गुड लक उसको बोलूँगा। नो डाउट प्लेयर अच्छा है और उसने परफॉर्म किया हुआ है। उसकी गुड लक ये इसलिए मैं कहूँगा कि उसको ये 40 जो उसने रन्स किए ना, उसको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आगे वाले मैचों में। वो क्यों कि आप ये देखिए, उसने जो फुल लेंथ बॉल था, यॉर्कर था या कुछ भी था ना, उसने उसको शॉट नहीं मारा। उसने शॉट मारा फुल टॉस को, सारी फुल टॉस आती रही हैं और उसने फुल टॉस के साथ उनकी पेस यूज की है। अगर वो यॉर्कर को या अच्छे बॉल को शॉट मारता ना, तब मैं कहता कि हाँ यार इस बंदे की फॉर्म लगी हुई है। लेकिन मैं इसको इसलिए पॉजिटिव तरीके से बता रहा हूं आपको कि पिछले कुछ मैचों में उससे नहीं परफॉर्म हो रहा था। एज ए प्लेयर इंसान तो डाउन होता ही है, प्लेयर भी डाउन होता है। लेकिन इस 40 रन से उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाएगा कि यार मेरी फॉर्म वापस आ गई है। और होपफुली इंशाल्लाह जब अगले मैच होंगे तो इसी फॉर्म को, जो उसका रोल दिया गया मुल्तान सुल्तान ने कि भाई हमने आपसे फिनिश करवाना है मैच,
तो होपफुली ये इसी फॉर्म को कंटिन्यू करेगा तो मुल्तान सुल्तान को भी फ़ायदा होगा और इफ्तिखार को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और बैटिंग के हवाले से डिस्कशन करें तो हमेशा कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, 4-5 मंथ से पहले इकट्ठे भी खेलते रहे तैयब ताहिर और कामरान गुलाम। अब ये दोनों मुल्तान सुल्तान में भी हैं। अब प्रेफरेंस दी जा रही है, हम देख रहे हैं कि कामरान गुलाम को ज़्यादा दी जा रही है और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे, और तैयब ताहिर जो पाकिस्तान में ओडीआई T20 में भी समहाउ पार्ट स्क्वाड का पार्ट होते हैं, वो नहीं खिलाया जा रहा। उस हवाले से क्या आपकी राय है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी लास्ट 2-3 इंटरव्यूज़ में बोला है, वो बार-बार बात करना ना इरफान भाई, एक तो वो उस बात की वैल्यू नहीं रहती, हमारी वैल्यू नहीं रहती कि क्या यार ये हम इनका शो देख रहे हैं तो एक ही बात ये करते रहते हैं। करते रहेंगे जब तक नहीं बाज आएंगे। ठीक है, मुझे ये चीज़ सूट ही नहीं करती, टू बी ऑनेस्टली बात बताऊं। जैसा कि मैंने बोला ना कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीफ सेलेक्टरों से पूछें, आप मेंटोरों से पूछें कि भाई आप लोगों ने इस बंदे को ग्रीन कैप दी, ये हर टूर पे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता है, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये क्यों बाहर बैठा है? ये है फैसल अकरम है। मैं यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि उमैर बिन यूसुफ है, उमैर बिन यूसुफ है कराची ठीक से, है, वो तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही ना एज ए क्रिकेटर कि यार एक बंदा, एक यंगस्टर, आप कह रहे हैं कि यार हमने टीम बनानी है, तो आप प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं और हमारी फ्रेंचाइज में वो अभी तक एक मैच नहीं खेला। मेरी ये समझ से बाहर है। मैं इसलिए बार बार यही कहूंगा ना, ये इसके बाद तो खैर मैं बात ही नहीं करूंगा ना, ये आखिरी दफ़ा मैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ या तो इनकी तनख्वाहें रोकें, ठीक है, और या तो इनसे जवाब मांगे कि भाई तुम लोगों ने इनको खिलाया, ग्रीन कैप दिलवाई, ठीक है, अब वो फ्रेंचाइज में क्यों नहीं खेल रहे? या तो इनकी तनख्वाहें मैं कहता हूं रोकें, और अगर इतने सिंसियर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जिस तरह हमारे मोहसिन नकवी साहब सिंसियर हैं, वो क्रिकेट के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो फिर इनको एक ही जॉब दें कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, 50-50 लाख रुपया दे रहे हैं या जितना भी दे रहे हैं, अली बेते मुझे नहीं पता, हम आपको सैलरी दे रहे हैं, आप इसके अलावा कहीं और जॉब नहीं कर सकते, आप कमेंट्री नहीं कर सकते, आप कहीं और नहीं जा सकते। फिर अगर आप फ्री हैं तो एकेडमी में आके जो लड़के नहीं जिन्होंने परफॉर्म किया, आप उनको बुलाओ। एकेडमी में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमरे हैं, उनको बुलाओ, सुबह उनकी ट्रेनिंग करवाओ, उनको प्रैक्टिस करवाओ, उनको फील्डिंग करवाओ, तब फ़ायदा है इतने पैसे देने का मेंटोरों को, और इतने पैसे देने का तब फ़ायदा है चीफ सेलेक्टरों को। चीफ सेलेक्टरों को भी पता हो कि भाई अगर हमने इनको सिलेक्ट किया है तो किसकी बेस पे किया है। और मैंने ये भी आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि ये कंसेंसस पहले होना चाहिए था, PSL से पहले बैठना चाहिए था इन सबको। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि हमारे जो चीफ सेलेक्टर्स हैं उन्होंने कितनी T20 क्रिकेट खेली है या उन्होंने कितनी वनडे क्रिकेट खेली है। मैं मानता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो माशाल्लाह टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। आसिफ शफीक ने भी बहुत कम खेली नहीं, बल्कि अजहर अली की भी ज्यादा कैरियर तो टेस्ट में ही है, और ओडीआई में थोड़ा। आप ये देखें कि आप एक तरफ या तो फिर टेस्ट की, वनडे की और T20 की, जैसे हम आप कह रहे हैं जी टीमें ही अलहदा कर दें, तो फिर इनकी सिलेक्शन कमेटी भी आप अलहदा कर देंगे, भाई टेस्ट की टीम अनाउंस होगी तो ये स्क्वाड, ये जो सिलेक्टर्स हैं ये करेंगे, वनडे की टीम और T20 की होगी तो ये सिलेक्टर हैं, वैसे भी तो इतना पैसा हम दे ही रहे हैं तो थोड़े से और पैसे दे देंगे, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा। वैसे एक अपडेट है और समहाउ कह लें इनसाइड न्यूज़ ही कहना चाहिए, माइक हेसन का नाम आ रहा है जी हेड कोच के लिए, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, और मेरी नज़र में ये बेस्ट आइडियल कैंडिडेट भी हैं, क्योंकि हमने देखा कि पहले मिकी आर्थर को हटाया, फिर हमने गैरी क्रिस्टन को हटाया। पहली तो चीज़ ये है कि हमें शायद आप कोई गोरा कोच आने को भी तैयार ना हो, तो ये चले PSL में काम करता है, आपके डोमेस्टिक के लड़कों को जानता है, और अभी जिस तरह इसने टाइटल जिताया भी है और अभी टीम भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्म अच्छा कर रही है, तो इनका नाम आ रहा है, तो आप इस अगर होता है तो कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत लेजेंड बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनका कैरियर साफ है। मैं तो एज ए पाकिस्तानी पहले बोलूँगा कि भाई उसको लेके आओ, ठीक है। ये आपने बड़ा खतरनाक सवाल कर दिया है, जवाब के अंदर सवाल कर दिया, वो ये आप ही कहते हैं कि जी ये थोड़े अरसे के बाद हमारे कोचेस जो हैं ये जब बनते हैं
तो उनके 5-6 फेवरेट हो जाते हैं, 5-6 से नफरत हो जाती है। यही बात मुझे कंप्लीट करने हाँ, तो दें। तो वो आप फिर आपने नहीं, वो मेरा आपने बात जवाब करके नहीं नहीं, मुझे पहले बात कंप्लीट करने तो दें। ठीक है जी, आप पहले ये देखें कि जिनका कैरियर थ्रू आउट साफ है, ठीक है जी। आप उनको हेड कोच लेके आए और खुदारा उसको सिर्फ ये बताएं कि भाई तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, पाकिस्तान टीम बनानी है, यारी दोस्ती। नो डाउट इस टाइम बड़े बैठे हुए हैं कि जी उसका ससुर है, ये उसका ससुर है, उसका बेस्ट फ्रेंड है। भाई जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट कर सकता होगा, मैं उस कोच को बोलूंगा कि भाई वो टीम प्लेइंग 11 में लेके जाए, 15 में लेके जाए, फिर फायदा होगा। अगर जैसे आपने बोला है कि यार मैं बोलता हूँ, भाई मैं अभी भी बोलता हूँ, इसमें कोई 2 नंबर बात ही नहीं है कि भाई अगर कोई कोच बनता है उसके अपने 5-6 फेवरेट हो जाते हैं। भाई वो 5-6 फेवरेट आपने अपने नहीं बनाने। अगर वो 5-6 फेवरेट पाकिस्तान के लिए बेहतर होते हैं ना, तो मैं सबसे पहले हाथ उठाऊंगा, भाई इनको लेके जाओ। कोई एक नाम आपके माइंड में ऐसा कोच आता है जिसको आपने डोमेस्टिक में देखा हो या इंटरनेशनल लेवल पे, जो ऐसा आया हो कि जो किसी तरह फेवरेटिज्म नेपोटिज्म में नहीं जाता और सबसे पहले टीम को आगे रखता है और जेन्युइन मेरिट पे हर बात करता है? कोई आता है माइंड में नाम? देखिए मैं 15-20 साल से आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्किट में हैं, आपको तो सब पता होगा। मैं देखिए यहाँ पे एक नाम लूंगा कि जो क्रिकेट के साथ और अपनी जॉब के साथ बहुत सिंसियर है। ख्वाह मैं उनके साथ एज ए कोच नहीं खेला, यानी कि वो मैं उनके अंडर नहीं खेला, लेकिन एज ए प्लेयर मैं खेला हूँ और उन्होंने कोचिंग भी की है। मैं समझता हूँ कि हेड कोच आए वो यूनुस भाई आए, ठीक है। उसके बाद यूसुफ भाई तो ऑलरेडी हैं, वो भी अपनी जॉब के साथ सिंसियर हैं। और अगर हो सकता है तो मोहम्मद आसिफ को लेके आए एज ए बॉलिंग कोच, या आप कह लें कि बॉलिंग कोच गुल्ली भाई को लेके आए, उमर गुल को लेके आए, थोड़ा सा टाइम काम कर चुके राना नवीद को लेके आए, रॉ इफ्तिखार को लेके आए, कि जिनके साथ मैं खेला हूँ कि ये लोग अपनी क्रिकेट के साथ तो सिंसियर हैं, और कोई गलत होता है चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है, वो स्ट्रेट अवे हाथ उठा के खड़े होके बोलते हैं कि नहीं जी ये चीज़ गलत है। तो इस तरह के बंदों को आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे शाहिद भाई का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि शाहिद भाई के माशाल्लाह अपने मामला इतने ज़्यादा हैं, शाहिद भाई के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कोचिंग करें। उन्होंने पहले दिन से यूनुस खान की अगर बात करते तो जब भी वो बोर्ड में 2-3 दफ़ा आए हैं, वो 1 या 2 मंथ से ज़्यादा चल नहीं पाए। सर वो बोर्ड कहता है वो बात नहीं मानते, वो कहता है बोर्ड जाती करता है। सर मैं क्यों कह रहा, मैंने इससे पहले आपको क्या बात बोली है कि ये लोग गलत को गलत कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक नाम लूंगा ना, तो लोग शायद ये समझेंगे कि यार उमर भाई को फेवर कर रहा। अब आप मुझे ये बताएं कि कामरान अकमल जब एज ए चीफ सिलेक्टर आए थे, उस कमेटी में आए थे, तो उनको क्यों बाहर किया गया, क्यों उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया? आप मुझे बता दें कि यार अगर आपने उसको वहां पे नहीं रखना था, उसकी इतनी सर्विस है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरा भाई है, ठीक है। अगर मोइन भाई बिजी हैं, राशिद भाई बिजी हैं, फिलहाल वो हैं, सरफराज को आपने मेंटोर बनाया कि आपने उसको कहते हैं कि जी ओब्लाइज करना था कि भाई उसको बाहर करने के लिए आपने उसको बाहर किया, आपने उसको ओब्लाइज करने के लिए आपने उसको मेंटोर बना दिया, ठीक है। तो भाई अगर आप कामरान अकमल को एकेडमी में ले जाओ, उसको फील्डिंग कोच वहां का लगा दो या विकेट कीपर उसके हैंडओवर कर दो, उसके हैंडओवर कर दो उसके विकेट कीपर, जो कि भाई कामरान अकमल ये 4 विकेट कीपर हैं, ये 6 विकेट कीपर हैं। बिल्कुल, ये मुझे अगले 4 सालों में या 1 साल में मुझे इनकी बैटिंग भी इंप्रूव चाहिए जी, ये पावर हिटिंग भी कर रहे हैं, ये मैच फिनिश भी करें जो समझते हैं, ठीक है, और ये कीपिंग भी अच्छी करें। तो मेरा ख्याल है कि कामी भाई से बेस्ट इस टाइम कोई भी नहीं हो सकता जो सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि कामी भाई नंबर 6 पे भी खेले हैं, नंबर 7 पे भी खेले हैं, 5 पे भी खेले हैं, ओपनर भी खेले हैं, नंबर 3 पे भी खेले हैं। उनको सारा आइडिया है कि भाई कैसे खेल सकता है विकेट कीपर, कैसे नहीं खेल सकता। बात करने का मकसद ये है कि भाई सिर्फ हम भाइयों के साथ ही क्यों, आपने वो कहते हैं ना पंजाबी की मतलब कि यार आडे लाने ने, भाई हमने तो आज तक जितनी क्रिकेट खेली है। क्या आप कभी सोचते हैं, ऑब्वियसली आपकी भाइयों की भी बात होती होगी, माइंड में आता है कि क्या रीजन है कि हर चीज में हमें क्यों टारगेट किया जाता है, या सबसे पहले हर कंट्रोवर्सी के अंदर भी लेके आप लोगों को आ जाते? क्या क्या आपको लगता है, क्या रीजन क्या है? मेरा ख्याल है कि आपने
2 से 3 शो पहले आपने एक सवाल किया था कि जी ये लोग बोलते हैं कि जी 8 बॉलों पे इतना करो, 8 बॉलों पे इतना करो। जी। तो मैंने बोला था कि ये बाहर आके क्यों नहीं बोलते? तो बिल्कुल ऐसे आपने ही। बोला था कि ये हर कोई आपकी तरह नहीं होता। जैसे मैंने बड़ों से सीखा ना, जिन जिनके मैंने नाम लिए हैं, कि गलत को गलत कहना सीखो और सही को सही कहना सीखो। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गलत को गलत कहना सीखता हूँ, बोलता हूँ, और सही को सही कहना बोलता हूँ। ठीक है। और हम, मेरे भाई ने भी, सॉरी, मुझे ये चीज़ सिखाई है कि गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। बिल्कुल, कामी भाई ने भी यही सीखा है अपने बड़ों से, और इसलिए हम लोग इस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार हमसे लोग फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। नहीं वो तो खैर हम जब बात करते हैं कि जब पाकिस्तान सबसे पहले है तो फिर ये पर्सनल ज़ात को तो आपको हमेशा हर एक को साइड पे रखना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मैच की तरफ हम दोबारा आते हैं। जैसे हमने कामरान गुलाम की और उसकी बात की कि होना चाहिए सॉरी, अगर हम देखें तो जितने भी बच्चा है मर्जिंग की, हमने कल भी जिक्र किया था, जिस टीम का मर्जिंग परफॉर्म करेगा वो बहुत टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके चांसेस बड़े इन्हेंस हो जाएंगे। और हमने जैसा यासर का लास्ट ईयर देखा, परफॉर्म करता रहा तो आगे मुल्तान जीतती रही। अब इनके पास उबैद था और हुनैन उधर खेल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बट उबैद थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर नज़र आया हमें, नसीम शाह का जो तीसरा भाई है। और इन्होंने कल जो स्पेल किया, ख़ास तौर पे जो तीनों विकेट्स थी जो डिफरेंस डाल सकते थे लाहौर कलंदर के अंदर, वो फ़खर ज़मान हम सब जानते हैं, इसी तरह सैम बिलिंग और मिचेल, तीनों को आउट किया। तो आप उनके स्पेल को कैसे देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि उसने जो स्पेल किया, आउटस्टैंडिंग किया है। वही बात आ जाएगी कि अजहर महमूद साहब की नज़र ना इस पे पड़ जाए, क्योंकि वो भी 140 प्लस कर रहा है बॉल। हाँ, ठीक है। क्योंकि मैं उसको एकेडमी में, मैंने भी उसको खेला है, माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर है, और उसको पता है कि बॉल मैंने कैसे करना है, और उसको पता है कि यार किस बॉलर, किस बैट्समैन को मैंने ट्रैप करना है, कि यार मैं अगर इसको ये वाला बॉल करूंगा तो इसने अगर मुझे पकड़ लिया तो मैंने अगला बॉल इसको कैसे करना है। जो कि कल के मैच में नजर आया जी। कि अगर उसको छिक्के लगे हैं, लेकिन उसके बाद उसने कैसा बॉल किया है, कमबैक बहुत अच्छा किया। कमबैक उसने अच्छा किया, उसने आउट किया, ख्वाह उसने आउट करके अपने ही विकेट कीपर को मार दिया। यार ये वैसे ये हमने क्रिकेट की हिस्ट्री में वैसी सेलिब्रेशन इस पे तो बात करेंगे ब्रेक से, इस पे बात करेंगे। आप पहले ब्रेक पे चले, ब्रेक पे चलते हैं जी, और इस पे परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, इस सेलिब्रेशन पे बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि फ़खर ज़मान चलता है तो लाहौर के अंदर जीतता है, फ़खर ज़मान नहीं चलते तो उसके बाद लाहौर के अंदर भी नहीं चलता। हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, ब्रेक से पहले जो हमने बात की, ये फ़खर ज़मान का चलना लाहौर के अंदर के लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है, नहीं चलते चाहे पहले बैटिंग करते हैं या चेस करते हैं, ये कोलैप्स कर देते। इतना इंपॉर्टेंट एक प्लेयर पे रिलाई करना आपको लगता नहीं नुकसानदेह है उनके लिए? देखिए, नुकसानदेह तो है, लेकिन आप ये देखें कि अगर एक प्लेयर को पता चल रहा है कि यार मेरे पे पूरी टीम रिलाई कर रही है और मेरी फॉर्म भी लगी हुई है, तो उसने अपने आप को कैसे कैरी करना ही उस पर डिपेंड करता है। नो डाउट वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, उसने इतना टारगेट बड़ा चेस करना था, तो उसके साथ जो खेल फॉर्म में नजर आ रहे थे, मैं वही बता रहा हूँ, बड़े अच्छे टच में नज़र आ रहा है, और उसके साथ जो खेल रहे हैं, जो उसके इर्द गिर्द खेलना चाह रहे हैं, ये तो जो उधर का कोचिंग स्टाफ है ना, उसको एक क्लियर मैसेज देना चाहिए कि भाई फ़खर के साथ आपने खड़े रहना है। फ़खर को अगर आपसे हिटें नहीं लग रही तो आपने स्ट्राइक रोटेट करते रहना है, फ़खर को बिजी रखना है। आपने 2-3 बॉलें खुद नहीं खेलनी, कोशिश करो कि भाई 6 बॉल है ना, पहली बॉल पे सिंगल करके आ जाओ। अगर नहीं बाउंड्री लग रही ना, कोशिश करो पहली बॉल खेल के इधर आ जाओ, फ़खर को 5 बॉल खेलने दो। तो फ़खर अगर जितनी देर तक बिजी रहेगा ना, तो लाहौर की बैटिंग में इंप्रूवमेंट आती रहेगी, और फ़खर फिर लाहौर की बैटिंग पे प्रेशर नहीं आने देगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। लेकिन क्या है कि फ़खर के साथ जब आउट होते हैं ना, तो फ़खर, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि फ़खर डबल माइंड हो जाता है कि यार अगर मैं यहाँ पे आउट हो जाऊं तब लाहौर के अंदर मुश्किल में जा सकती है जी। अगर मैं अपनी गेम खेलूंगा तो उसमें क्लिक कर गया तब भी सही है, ना क्लिक गया तो पूरा मैच मेरे पे भी पड़ सकता है। तो वो डबल माइंड हो जाता है। मेरा ख्याल है कि जो मैंने पहले कहा ना कि फ़खर को बिजी रखना है, जो उसके साथ ओपनर है ना, उसको चाहिए कि भाई नहीं लग रहा, सिंगल करो, इधर आ जाऊं भाई फ़खर आप खेलो। जो दूसरा पार्टनर भी था, मैं नईम की भी बात करना चाहूंगा कि अब उनके 4-5 मैचेस हो चुके हैं,
स्टार्ट अच्छा लेते हैं, 10-15 बना के आउट हो जाते हैं। और जिस तरह फ़खर मार रहा था, अच्छा कोई कोच होता या वो खुद रियलाइज़ करता, फ़खर को भी चाहिए था खैर, कि उसे कहता कि मैं चार्ज कर रहा हूँ, मैं रन रेट को कवर किया हुआ है, तुम मेरे साथ सिर्फ खड़े रहो। वो प्रेशर भी बड़ा मैटर करता है जब आपके दूसरे एंड से 1-2 विकेटें गिरती है। और फ़खर जब तक वो खेलता रहा, ओपनर कोई आउट नहीं था, फ़खर की लग रही थी। जैसे ही वो आउट हुआ है तो फ़खर के ऊपर डबल प्रेशर विकेट्स का भी ऑटोमेटिकली आता है आपके ऊपर, और वो विकेट अपनी गवा बैठे। नहीं देखें, वो 11 बॉलों पे 11 करना, वही बात आ जाती है ना, जैसे आप कहते हैं जी कि जी साउथ शकील ने ये कर दिया, रिजवान ने ये कर दिया। तो यहाँ पे भी हमें बात करनी चाहिए कि भाई अगर आप एज ए ओपनर आए हो तो आप 11 बॉलों पे 11 कर रहे हो भाई, ये अगर कहाँ कर। दूसरा आपके एंड के ऊपर फ़खर जैसा प्लेयर है, वो मैं आपको 250-300 के स्ट्राइक रेट के साथ जा रहा है। भाई वो जा रहा है, आप ये देखो कि मैं ये नहीं, मैंने जैसे पहले बोला ना कि भाई सिंगल करके इधर आ जाए। हाँ वही भाई कर। सर्कल में आप खेल रहे हो, आप ये देखो 6 ओवर का सर्कल है, ठीक है, 2 ओवर तो इसने खा लिए, आप सही। कितना चेस कर रहे हैं? 229 चेस कर रहे हैं। अगर 2 ओवर में ये 11 कर रहा है अपना, तो आप कैसे चेस चलें करेंगे? अपना भी कर रहा है, लेकिन फिर जब विकेट भी अगर गिरा 11 दिया बॉलों पे आपने, हाँ। देखें, 11 बॉलों पे अगर ये बंदा कुछ भी ना करे, मेरा ख्याल है कि अगर मिडल भी हो जाएगा ना, कोई मिस फील्ड कर देगा, हल्की सी भी इधर हो जाती है ना, तो बाउंड्री हो जाती है। जी। ठीक है, अगर 11 बॉलों पे अगर ये बंदा 25 भी कर दे तो फिर भी फ़खर पे प्रेशर नहीं आता। अब डॉट 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 खेल के एक चौका मार देना तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है दूसरे ओपनर पे कि यार हमने 229 चेस करना, वो कैसे चेज होगा? तो जाहिर सी बात है फिर फ़खर एक्स्ट्रा ट्राई करने जाएगा कि यार मैं हर बॉल पे मारने जाऊं, हर बॉल पे मारने जाऊं। अगर उसके साथ वही मैं बात करूंगा बार बार कि यार स्ट्राइक रोटेट करने वाला, या वो भी चांस ले कि हाँ भाई मैं भी खेलता हूं। फ़खर ने ही हर मैच में स्कोर करना यार, हमें भी उन्होंने पे किया हुआ है, हम भी स्कोर करके दिखाए ना। हाँ बिल्कुल ऐसी। अब कुछ भी है, ये डिपेंड करता है प्लेयर्स के अपने पे, जो प्रोफेशनल आए हुए हैं। लोकल प्लेयर होगा तो जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं जो लाहौर कलंदर के, जैसा शहीन है, वो बड़ा पॉजिटिव है, मुझे उसकी बात पता चलती रहती है कि वो कभी भी किसी को बदतमीजी से नहीं डांटता। वो बड़े पॉजिटिव तरीके से रह के यंगस्टर को बताता है कि यार आप इस तरह खेलो, इस तरह खेलो। अगर वो नहीं कुछ यंगस्टर करते तो वो फिर उनको ये नहीं, बाहर नहीं कर देता, फिर वो क्या करता है अपने आप को अंदर फेंक देता है बैटिंग में। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो जैसे लास्ट ईयर शहीन ने अपने आप को अंदर फेंक दिया था कि भाई मैं अंदर जाऊं, मैं सर्कल में जाके, और किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरा ख्याल है कि अगर सर्कल में कोई आउट होता है ना, तो वैसे भी तो शहीन कुछ नहीं कर रहा तो नीचे। वैसे भी कहते हैं ना, माइंड करते हैं, वो कहते हैं मुझे बॉलर ना लिखा जाए, ऑलराउंडर हूं मैं वो एक अलग बात है। देखें शहीन वैसे भी नीचे स्कोर नहीं कर रहा जी, ठीक है। अगर वो पैड करके बैठे, मैं तो उसको एक ही मशवरा दूंगा, अगर पैड करके बैठे, अगर सर्कल में कोई आउट होता है, नो डाउट कि भाई अब्दुल्ला शफीक है, अगर सर्कल में कोई आउट होता है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को भी आपने देखा होगा कि पहले 4-5 बॉल उसने आगे रोके हैं और उसने बल्ले में मारे हैं। अगर सर्कल में कोई आउट होता है, अगर आप उसको नहीं खिलाना चाह रहे अब्दुल्ला शफीक को, और फ़खर को आप ओपन करवाओ, नीचे मिडल ऑर्डर डाल लो या ऑलराउंडर डाल लो। हाँ। अगर सर्कल में कोई आउट होता है तो शहीन अपने आप को अंदर फेंके, भाई मैंने सर्कल में बस जाता ही। ये अगर सर्कल की बात करें, चले ये प्रॉपर बैट नहीं है तो उसके लिए स्ट्रगल करेगा ये, क्योंकि अब टीमें काम करके आती हैं, वो नहीं मारने देती, तो उसमें सर देखिए बिलिंग्स तो कर रहे हैं, बिलिंग्स और अब्दुल्ला शफीक जो है, बिलिंग्स तो वो भी ओपन करता रहा है, अब्दुल्ला शफीक भी करता रहा है। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं ना, बिलिंग तो नंबर 4 पे सही चलता हुआ आ रहा है, सिकंदर रजा चलता हुआ आ रहा है। हमने तो अब्दुल्ला शफीक को ओपन करा सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, अब्दुल्ला शफीक को आप ओपन करवाएं, ठीक है। अगर सर्कल में कोई आउट होता है तो तब अफरीदी अपने आप को अंदर फेंके, ठीक है, शहीन अपने आप को अंदर लेके जाए नंबर 3 पे। अगर नहीं, पहले 6 ओवरों में आउट होता तो फिर नॉर्मल जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर ही जाए। सही। मैं ये चाह रहा हूं। वैसे भी तो देखे ना, वो नीचे कुछ नहीं कर रहा, हमने एक एक्सपेरिमेंट ही करना है ना। अब देखें इसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर करके शदाब क्या कर रहा है, स्कोर कर रहा है अपनी फ्रेंचाइज की तरफ। लेकिन शदाब मेरे अपने ओपिनियन में शहीन से बहुत बेहतर बैट्समैन है। सर शदाब जब स्टार्टिंग में आया था ना, उस वक्त वो एज ए बॉलर आया था। जी वो ऐसे ही है, एज ए बैट्समैन नहीं आया था। वो प्लेयर बना है फ्रेंचाइज क्रिकेट की पे। कैसे बना, आप उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, क्योंकि मैं भी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेला हूं। वो ऊपर आया एज ए कप्तान, उसने कहा यार मैं जरा करके देखूं, उसने करके देखा, वो बैट्समैन भी बन गया। आप ये भी तो देखे ना, अपने आप को उसने एक एक्सपेरिमेंट किया,
वो कामयाब हो गया, फ्रेंचाइज में भी वो और मेरा पॉइंट ये था कि उसका स्किल लेवल थोड़ा सा बैटिंग का बेहतर है, उसकी टेक्निक ज़्यादा बेहतर है शाहीन से। अच्छा, एक बैटिंग की हम बात करें, जो पहले हम ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे, अब आप दोनों प्लेयरों को देखते हैं, तैयब ताहिर को भी, कामरान गुलाम को भी, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसको होना चाहिए T20 टीम के अंदर? और अगर जो सिलेक्टर की भी आपने बात की, वो मुझे बहुत आपकी दिल को लगी कि ये जो रूल जो है ये प्लेयर के लिए बनाए गए हैं, प्लेयर T20 का है, टेस्ट का है, ODI का है, तो सिलेक्टर भी बनाने चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, इसको कब आप सम अप करना चाहें अगर? देखें, जैसे मैंने पहले बोला ना कि माशाल्लाह नो डाउट हमारे ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा सर्व किया हुआ है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी खेली हुई है और टेस्ट मैचेस इन्होंने बड़े जितवाए और बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं इनकी। अगर आपने इनको इतनी सैलरी दे रहे हैं तो आप 2 सिलेक्टर और डाल रहे हैं, इनकी सैलरी उनमें भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं आप कर सकते तो थोड़ी सी और 4 बंदों की बना दें कि यार 4 बंदों की ये सैलरी है। वनडे और T20 के जो चीफ सेलेक्टर्स हैं उनके ये 2 चीफ सेलेक्टर हैं, ठीक है, और ये टेस्ट के हैं, तो फिर आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। जिन्होंने वनडे और T20 इतनी क्रिकेट खेली होगी ना, जैसे आपको भी पता है कि वनडे और T20 के हमारे पास बड़े नाम वाले प्लेयर हैं कि जिन्होंने बड़ी सीरीजें जिताई हुई हैं, बड़े उन्होंने स्कोर किए हुए हैं और बड़ी मॉडर्न क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, फ्रेंचाइज भी उन्होंने मॉडल खेली हुई है, हर तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, दुनिया की हर लीग खेली हुई है। तो भाई आप उनको यहाँ पे लेके आए। और उसके बाद जैसे आपने बोला कि तैयब ताहिर, आप ये देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनसे अगर कोई पूछता है ना, वो कहते हैं जी हम उसको एज ए फील्डर खिलाते हैं, प्लेइंग 11 भाई उसकी थ्रो बड़ी अच्छी है, बाउंड्री से थ्रो बड़ी अच्छी मारता था। यार वो तो मैं भी मारता था और भी प्लेयर मारते थे। ठीक है, आपने भाई थ्रो की वजह से तो नहीं मैच खिलाना। आपने भाई अगर उसको आपने इतनी सीरीजें, इतने मैचेस खिला दिए हैं, प्लेइंग 11 में खिला दिए हैं, तो भाई आप उसको यहाँ पे भी तो खिलाओ। आप यहाँ पे खिला नहीं रहे। आप नो डाउट कामरान गुलाम अच्छा बैट्समैन है, वनडे टेस्ट मैच का अच्छा बैट्समैन है, भाई T20 है यहाँ पे, आप यहाँ पे उसको बाहर बैठाया हुआ है, कामरान को आप खिला रहे हो, और कामरान जाते ही बाउंड्रीज नहीं मार रहा, ठीक है। तैयब ताहिर को तो आप खिला रहे हैं ना कि एज ए पावर हिटर, कि भाई ये मिडल ऑर्डर है, 5-6 पे खेल रहा है और ये छिक्के चौके मार रहा है, तो भाई ये बेस्ट टाइम है उसकी फॉर्म को उसको यूज करने का और उसको खिला के समझ लेंगे प्लेयर बनाने का कि भाई पाकिस्तान टीम में इसका फायदा होगा अगर ये यहाँ पे करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हम डेली बात कर रहे हैं, मैं और उमर भाई बात करेंगे, ये जो लड़के पाकिस्तान को जिस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ही अपनी लीग में नहीं उसको खिलाएंगे तो वो कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा ग्राउंड है जहाँ के वो आके तैयार होगा और बनेगा। अच्छा, एक ये चाहिए, सॉरी इरफान भाई आपकी बात काट रहा हूँ, ये चाहिए जो हमारे PSL के माशाल्लाह चेयरमैन बने हुए हैं ना, उनको चाहिए कि भाई फ्रेंचाइज से रिक्वेस्ट करे, वो हुक्म ना दे। अगर वो हुक्म देंगे ना तो फ्रेंचाइज बोलेगी कि भाई ठीक है हम टीम सेल करते हैं, आप जिसको मर्जी बनाओ, जो करना कर लो, अभी तो हमने खरीदी हुई है, ठीक है, अभी हम पैसे लगा रहे हैं। रिक्वेस्ट करेंगे ना, जितनी भी टीमें हैं उनके ऑनर्स इतने अच्छे हैं, वो बात सुनेंगे। हमारे जो PSL के चेयरमैन साहब है ना, वो उनका काम है, उनसे बात करें कि देखें हमने इनको तैयार करना है, आप इनको बाहर ना बिठाएं। जो T20 के प्लेयर्स हैं उनको एटलीस्ट आप T20 के मैचेस 4-4, 5-5 दें। अगर वो नहीं करते उसके बाद आप इनको बाहर कर लीजिएगा, ये जिसको मर्जी खिला लीजिएगा। तो ये एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह के अगर ये बात करेंगे, चीफ सेलेक्टर बात करेंगे, फ्रेंचाइजों से मेंटोर बात करेंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। और ये वो जो हम बात करें कि म्यूचुअली कंसेंट के साथ, कंसेंसस के साथ किसी पॉइंट पे आए और सारे मिल बैठ के एक अच्छे तरीके से लेके चले कि यार अल्टीमेटली गोल क्या है, सबका मकसद क्या है। वो मकसद यही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए, स्टैंडर्ड अच्छा हो, दुनिया देखे और खेलने ये लीग बड़ी हो, लार्जर देन लाइफ की जो बात करते हैं। अच्छा, लास्ट इस मैच के ऊपर क्वेश्चन मेरा आपसे बॉलिंग के लिहाज से है कि लाहौर के अंदर के बॉलर कभी आउट करते हैं तो 125 पे कर देते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये 250, 250 खाते हैं। और ये खासतौर पे हारिस का 3 ओवरों में 55 खाना, जमान खान आया 1 ओवर में 22 खाना, शाहीन का भी किसी ओवर में 20 खाना, ये जो ट्रायो है सम हाउ कहते हैं जी पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप है जो लाहौर के अंदर में खेलती है। बट ये स्टैंडर्ड जो रन खाने का है, इतने ज़्यादा रन कंसीड तो हम क्लब लेवल पे देखते हैं कि इस तरह कंसिस्टेंट इतने रन होते हैं। क्या आपको लगता है कि अब दिस इज़ द टाइम कि हमें अली रज़ा की तरफ देखना है या किसी और उबैद की तरफ देखना है या हसन अली की तरफ वापस देखना है कि बस यार बहुत हो गया है?
सबसे पहले आपको अजहर महमूद साहब की तरफ देखना है। उनको भी देख रहे हैं आप? उनको आप देख रहे होते ना तो इतने बॉलर आपके पास ज़ाया ना हो रहे होते। खुदा की कसम मैं देख रहा होता तो मैं ये आप ये देखें, पहले जो सीधी बात है ना आप वो करें हाँ। कि सबसे पहले आपने अजहर महमूद साहब की तरफ देखना है कि भाई इतने बॉलर क्यों ज़ाया हो रहे हैं, आपने इन पे ही रिलाय कर रहे हैं। अगर आपने इनको अगर आपने इन पे ही रिलाय करना है तो एटलीस्ट इनको वेकअप कॉल दें, ठीक है। अब मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूं कि जब मैं खेलता था, मैं तो जूनियर था, अब उस वक्त बॉलिंग साइड क्या थी, आप ये देखें कि बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग थी। खेलता कौन था? शुएब भाई, शुएब अख्तर, राना नवीद, उमर गुल, सईद अजमल, शाहिद भाई, हफीज भाई, और बाहर कौन बैठा होता था? अब्दुल रहमान, फिर वो क्या नाम है उनका, राव इफ्तिखार भाई, ठीक है। उसके बाद वो बैठते थे, क्या नाम है उनका, कभी राना भाई खेलते थे और राव भाई खेलते थे। ये बाहर बैठते रहे काफी टाइम, वहाब रियाज बाहर बैठते रहे। वहाब रियाज के ये बेंच स्ट्रेंथ थी। क्यों? कि उनको पता था कि यार अगर ये खेलते थे, उनको मैच बाहर बैठाते थे ना तो उनको मुसीबत पड़ी होती थी। भाईजान ना कुछ कीता ना ते पिछे जेडे बाहर बैठे हुए ने ना उन्होंने ठा करके अंदर आना, उन्होंने परफॉर्म करता ना ते अगलियां 2 सीरीज़ां सानू पानी पियाना पैना। इवन बैटिंग में भी आप अगर 5 मैं आपको वही बताने लगा ना कि हमारी दफा भी ना या मिसबा भाई बाहर बैठते थे, या मैं बाहर बैठता था, या शुएब भाई बाहर बैठते थे, या यूसुफ भाई 1-2 मैच बाहर बैठे हैं। क्योंकि मैं, सिंपल सी बात है, उन्होंने बड़ा सर्व किया, मैंने तो उतना सर्व नहीं किया, लेकिन हमें ये होता था कि भाई ना परफॉर्म किया ना सानू अगलियां 2, अगर वो ने आगे परफॉर्म करता सानू अगलियां 2 सीरीज़ां पानी पियाना पैना ते पानी साढ़े को पिया नहीं जाना। इधर अब वो ठीक है, पानी पियाने वाले खेल यहाँ पे अब हमें पूछना चाहिए अजहर महमूद साहब से कि अजहर महमूद साहब, आपने इतनी देर से टीम के साथ हैं, टीम में भी डेथ बॉलिंग नहीं हो रही, अगर आपने वहां पे डेथ बॉलिंग इनको सिखाई है तो भाई लीग में क्यों नहीं हो रही? ये तो समझ लें कि यूनुस भाई या शाहिद भाई कहते थे जब बॉल यॉर्कर आप करते हैं तो नहीं हो रहा, फुल टॉस हो रहा है। तो ये दोनों अच्छे तरीके से, मुझे याद है मैं कीपिंग कर रहा होता था ना, तो ये इनको कहते थे बॉलरों को, गुल्ली भाई को या किसी को, ये समटाइम फुल टॉस होता था, वेट बॉल होता था, तो ये कहते थे कि भाई प्रैक्टिस करनी है, ये ऐसे करके बॉल देते थे कि भाई क्रॉस ही सीम पकड़ के आपने यॉर्कर मारने हैं। किसी भी बॉलर ने क्रॉस ही सीम पकड़ के यॉर्कर मारा है? अजहर महमूद साहब किस चीज के पैसे ले रहे हैं? मुझे ये आप बताएं, रिवर्स करना, अगर इतनी वेट बॉल में रिवर्स नहीं होता है जितनी मैंने क्रिकेट खेली हुई है, नहीं होती बिल्कुल, ठीक है। अजहर महमूद साहब से ज्यादा ही मैंने मैच खेले हुए, इतने वेट बॉल में रिवर्स नहीं होता। आपने बचना होता है, आप तब ही बच सकते हैं जब आपने प्रैक्टिस की होती है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि शाहिद भाई कप्तान होते थे, शाहिद भाई कहते थे कि यार एलो फड़ो बॉल गिले किए, अब फड़ो जी उमर गुल साहब, गुल्ली ये क्रॉस सीम पकड़ के यॉर्कर कर, शेबी क्रॉस सीम पकड़ के यॉर्कर कर। तो आप उनके मैचेस निकाल के देखें कि वो परफेक्ट बॉल होती थी। अगर वो सीम से करते थे या लो फुल टॉस हो जाती थी या ऊपर से गुजर जाता था, मुसीबत मुझे भी पड़ती थी। मैं ये नहीं कहता था कि मुझे नहीं पड़ती थी, जाहिर सी बात है मेरे आगे बॉल गिरता था, बाई का चौका होता था तो नुकसान टीम का होता था। ऐसा ही है। तो ये चीज अजहर महमूद साहब से पहले पूछें कि भाईजान आओ ना जरा, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ को ਜਿਹੜੇ बॉलर आते हैं या तो खराब हो जाते हैं तो या बिल्कुल ट्रैक तो उतर जाते हैं। जो प्रैक्टिस की बात और ये कोचिंग की बात है कि आप आखिर इतने टाइम से टीम के साथ हैं, आपको तो इंप्रूवमेंट आनी चाहिए थी, बट वो डिक्लाइन ही चल रहा है। माशाल्लाह इंप्रूवमेंट आ तो रही है, 3 में 55 और माशाल्लाह 4 में 60। आकिब आया है, आप ये देखेंगे उसने स्टार्टिंग में कितनी अच्छी बॉलिंग की है, अब यहाँ पे आया या वहां पे उसने जब किया है उसके बाद वो भी रन खाना शुरू, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। ये सबसे पहले देखें हमने उस जड़ को पकड़ना है। लेकिन तो इधर उमर भाई क्वेश्चन एक ये भी आता है, एज ए प्लेयर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोचिंग तो चलो एक बहुत बड़ा रोल है ही है, हम इसको इनकार नहीं करते, लेकिन प्लेयर के ऊपर भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आती है ना कि यार मैंने अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, अपनी एफर्ट कैसे करनी है, मैंने डोमेस्टिक की जो कल हम बात कर रहे थे वो खेलना है, या नेट के अंदर मैंने जोर लगाना है, प्रैक्टिस करना है। ये प्लेयरों के अंदर भी तो हम देख रहे हैं कि वो जो अंदर से एक अर्ज होती है, कोशिश होती है, वो नजर नहीं आती। आप ये देखें ना, मैंने आपको इसलिए कह रहा हूँ ना कि प्लेयरों के अंदर होती है, आप जब तक उनको वेकअप कॉल नहीं देंगे, जैसे इससे पहले मैंने आपको बोला था कि भाई वो अंदर आया तो अगली 2 सीरीज़ां सानू पानी पियाना पैना, जो कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है।
ये डिपेंड करता है अजहर महमूद साहब पे कि यार ये बेंच स्ट्रेंथ मैंने स्ट्रॉन्ग कर दी है भाई, अगर मैं ना कीता तो मैनू नहीं कल ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ कप्तान ने फिर ਉਹਨੂੰ कप्तान ने ਉਹਨੂੰ अंदर पा लिया, उन्हें परफॉर्म करता, मैनू नहीं कहना ओ भाई आप कुछ करो तो सही। आप, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि भाई जो जड़ खराब है हमने उसको पकड़ के उखाड़ना है, कि जो हमारे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमने जड़ को रखा हुआ है। हमने जड़ को रखा हुआ है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें उनकी क्या सर्विस है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कितने मैचेस जितवाए में, मुझे ये बताएं। प्लेयर देखें, इसमें बड़ी लंबी डिबेट है कि जो प्लेयर हमारे पास बड़े ऐसे आए जो एज ए प्लेयर बहुत अच्छे थे, बट एज ए कोचिंग, एज ए कोच एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। जो हम बात करते हैं कि कोच को सबसे पहले अपनी किट उतारनी है, दूसरे माइंडसेट के साथ जाना, ये कोचिंग इंटायरली डिफरेंट। आप अच्छे प्लेयर है, इट डजंट मीन आप कोच अच्छे हैं। और हजारों कोचेज ऐसे आपको मिल जाएंगे जो प्लेयर कुछ नहीं थे बट वो कोच दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बने। और इवन ये क्रिकेट ने बाकी सर अगर इतने सिंसियर थे ना, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा अजहर महमूद साहब के बारे में, अगर वो इतने सिंसियर थे ना पाकिस्तान के साथ, तो इंग्लैंड क्यों शिफ्ट हुए हैं, क्यों पासपोर्ट लिया, मुझे ये बताएं। अपना कैरियर देख रहे होंगे ना वो, अपना कैरियर देख रहे तो होंगे पाकिस्तान की वजह से ही तो वो उनका कैरियर बना था। पाकिस्तान आके वो टैग लगा इंग्लैंड का, तो कोचिंग मिल गई है ना पाकिस्तान की, पाकिस्तान की कोचिंग मिल गई है ना। प्लीज यार आप हंसी में ये बात कर रहे हैं। अब ये मैं उस तरह के बंदे को देखें, इस तरह के बंदे को ना देखें, इस तरह के बंदे को ना फिर आप नहीं कह सकते कि यार ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। अगर ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर होता ना, या अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा, अपनी फैमिली उठा के लेके आए ना पाकिस्तान, पाकिस्तान में रखे, बोल दे, अनाउंस करे ना मीडिया पे कि यार मैं नहीं अब आऊंगा इंग्लैंड, मुझे नहीं चाहिए पासपोर्ट, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं और यहीं से ही वो बच्चे जो होगा खेला जाएगा। नो डाउट मैंने भी एक स्टेटमेंट दी है कि भाई मैं चाहूंगा कि भाई मेरा बच्चा ना यहाँ से खेले। पहली बात तो ये कि मैं चाहूंगा वो खेले ही ना क्रिकेट, ठीक है, लेकिन बड़े लोगों ने एतराज किया कि भाई आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, उसका शौक है, करने दे उसको पूरा। लेकिन बात सिंपल सी है कि भाई पाकिस्तान की वजह से आप पहचाने जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बात। आप ये देखें, आप यहाँ पे आए ना, अकेडमी में आए, अकेडमी में प्रैक्टिस करवाएं, अकेडमी से बॉलर निकाल के दें। जब आप सिर्फ ये देखें, आप ये देखें कि अकेडमी में जब मुदस्सिर नजर साहब थे, आप ये देखें उस वक्त कितने प्लेयर्स निकले हैं। आमिर सुहेल साहब थे, उस वक्त कितने प्लेयर निकले अकेडमी से, ठीक है। आकिब भाई थे, मैं शुक्र अदा करता हूं कि आकिब भाई फिर अकेडमी में आ रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है। आकिब भाई थे, कितने प्लेयर निकले हैं कि इनको पता है कि प्लेयरों से कैसे काम लेना है और प्लेयर कैसे बनाने हैं जी। ये छोटे लेवल पे इन्होंने काम किया। काम कोचिंग है ही आपकी इसी लेवल पे, एक टीम के साथ तो खैर मेंटोरिंग है। लास्टली क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, आज का मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान का अपने होम ग्राउंड में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है और इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे अनबीटन है। बेहतर क्या लग रहा है, कौन सी टीम ज्यादा बेहतर आपको नजर आ रही है आज के मैच में? देखें, जैसे मुल्तान ने बाउंस बैक किया है, वो इसलिए किया है कि माशाल्लाह उन्होंने उस्मान को कीपिंग करवाई है। उससे पहले उससे 2 कैच छूटे थे पिछले मैच में, कि वो जैसे मैंने पहले बोला था कि उन्होंने कैसे छुपाना है अपने फील्डरों को। मुल्तान का प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने कल फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग की, उनको जो भी चांस मिला है उन्होंने वो अवेल किया है। हाफ चांस भी मिला तो उन्होंने पकड़े हैं, वो कैचेस पकड़े हैं। और मुल्तान ने जिस तरह का बाउंस बैक किया है, तो आप कह सकते हैं कि मैच बहुत मज़े का होगा। लेकिन उधर से इस्लामाबाद भी माशाल्लाह सारे मैच जीती हुई है, इधर से ये भी जीती हुई है। फिर वही मैं एक बात करूंगा जो मैंने कल की थी कि जो पहले बैटिंग करेगा ना, अगर उसने 200 प्लस कर दिया, जो सेकंड बैटिंग वाला होगा, अगर उसकी ऊपर से 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई या 2 विकेटें भी जल्दी गिर गई, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर नहीं आ रहा, तो बॉल ड्यू फैक्टर नहीं आएगा। आपके सामने देखे ना, मैं फिर वही बात करूंगा कि जो टॉस जीते ना, वो ये ना सोचे कि भाई, नो डाउट कि इस्लामाबाद अभी चेज बड़ा अच्छे तरीके से कर रहा है। जैसे मैंने पहले बोला था कि साहबजादा फरहान अगर पहले दूसरे ओवर में आउट हो गया तो इस्लामाबाद के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो बेटर यही है कि जो भी टॉस जीते वो पहले बैटिंग करे और कोशिश करे कि यार हमने 200 प्लस करना है। बिल्कुल ठीक है। और क्विकली हमने वो बात दरमियान में रह गई थी, ऐसी सेलिब्रेशन नहीं देखी थी। वो जो सेलिब्रेशन ऐसी कभी आपने अपने कैरियर में देखा है कि सेलिब्रेशन करते हुए अपने प्लेयर को मुक्का मार दे आप? नहीं, वो असल में ना ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा, किसी भी टीम में नहीं देखा। मैंने भी बड़ी लीगें खेली हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बेसिकली उससे पहले ना उसको बाउंड्रीज लग चुकी हुई थी, जो कि समझ ले उसने जब आउट किया है,
है तो अभी बच्चा है ना, हाँ जी। उसके लिए तो वो यही है कि यार मेरा स्पेल इतना अच्छा जा रहा है, तो मेरा ये इसने सारा इकॉनमी भी इसने खराब कर दी है, और जो नाम चल रहा था वो भी खराब, वो आउट करके तो फिर वो उधर नहीं गया, वो बैट्समैन के पास गया। वो बस वो कहते हैं ना कि उस्मान की किस्मत खराब थी, वो सामने आया, वो सामने आया सेलिब्रेट करने के वो उसको पड़ा, और उसके बाद वो जैसे रिएक्ट हुआ ना दोनों वो का, बड़ा बड़ा बहुत फनी भी था। उसने आई गेस कि उसने अपोलोजाइज भी किया होगा हाँ। उससे कि और यार वो काफी देर उसके बाद हंसते भी रहे कि ये मैंने क्या लेकिन हरकत की। उस्मान उस पर गुस्सा कर रहा था कि जा, उसने ऐसे हाथ रखा तो उसने कहा जा मुझे बात नहीं। वो कहते हैं ना कि वो नाराजगी होती है गर्लफ्रेंड नहीं, वो बॉयफ्रेंड वाली, गर्लफ्रेंड बॉय वाली, नहीं यार नहीं, अच्छा जाओ मुझे नहीं बात करनी तुमसे। वो इस लेकिन तरह बड़ा का वो सीन हुआ। इंटरेस्टिंग भी था, और हमने कभी अपनी क्रिकेट की लाइफ में या देखते हुए कभी ऐसा सिनेरियो देखा नहीं, सीन ऐसा मजेदार देखा नहीं। खैर इंशाल्लाह जी आपसे कल मुलाकात होगी। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपका, और आज मैच देखेंगे और देखेंगे जो आउटकम आता है कल उस पर बात करेंगे। और आप लोग भी अपना ख्याल रखें और मैचेस को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।